बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग पाकिस्तान से किसी भी कंट्री के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने श्रीलंका जाना है, आपने जो है वो आज़रबाईजान जाना है, या आपने शारजा अबू धाबी का वीज़ा अप्लाई करना है। ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो कि आप बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जैसे यूरोप है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, मलेशिया है, थाईलैंड है, और भी इस तरह के काफ़ी ममालिक हैं जहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट कंट्री टू कंट्री मुख्तलिफ होती है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आपके बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख हो, 6 लाख हो तो भी काफ़ी है। जैसे फिर हम बात करते हैं कनाडा, यूके, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ की, शेंजन ममालिक की, वहाँ पे 2 मिलियन, 3 मिलियन यानी 25 लाख, 30 लाख तकरीबन स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए और किन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। याद रखें कि बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको फाइनेंशियली रिप्रेजेंट कर रहा होता है वीज़ा ऑफिसर के सामने। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एकदम पैसा बैंक में डाल देते हैं और फिर वो 4-5 महीने उसको जो है वो दिखाते हैं कि हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर आप एक साथ ही 10-12 लाख रुपए डाल देंगे तो वो चीज़ बड़ी अजीब सी महसूस होती है। वीज़ा ऑफिसर भी उस चीज़ को देखता है कि यार इसने एकदम से इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की है, तो क्या कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है, कोई प्लॉट बेचा है आपने, जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके अकाउंट में आ गई, कोई गोल्ड आपने सोल्ड आउट किया है। तो थोड़े थोड़े पैसे उसमें जमा करें और महीने का जो भी खर्चा होता है, ग्रॉसरी का, यूटिलिटी बिल्स का, बच्चों की फ़ीस वगैरह का, तो वहाँ से आप उसको पे करें। कम से कम देखें, कुछ ममालिक के लिए 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कुछ ममालिक के लिए 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो बेसिकली बैंक अकाउंट आपका बताता है कि आपकी आमदनी कितनी है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपको सैलरी आती है, तो फ़र्ज़ करें आपकी 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है, तो बाकायदा उसमें हर महीने सैलरी की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। बात समझ आ गई? अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कैश में सैलरी देता है, तो उसको आप कहें कि यार ये मेरे अकाउंट में डालें सैलरी के नाम पे। ठीक है। अब 1 लाख रुपए की सैलरी आई है, जाहिर सी बात है उसमें 50%, 60% तो आपके खराजात होंगे, फैमिली में आपका ख़र्चा होगा। 50 to 60% आप उसमें से यूटिलाइज़ कर लेंगे, तो फिर 40% की सेविंग होगी। इसी तरह अगर आपकी सैलरी 2 लाख है, 3 लाख है, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 30% हैं, 40% है, तो बाकी जो आपकी सेविंग है वो हर महीने अकाउंट में प्लस में आ रही हो। बात समझ आ रही है आपको? अगर भाई आपकी तनख्वाह 1 लाख है, उसमें से 30-40 हज़ार के तो खर्चे हैं जो कि आपने प्रॉपर दिखाने हैं, ग्रॉसरी है, यूटिलिटी बिल्स हैं, और भी छोटे मोटे अखराजात हैं। तो कोशिश करें कि डेबिट कार्ड से, एटीएम से और बैंक अकाउंट से उसको फुलफ़िल करें। अगर कोई पेमेंट आपने दिखानी है तो उसको एक साथ ना दिखाएं। 10-12 लाख, 25 लाख की अगर आप एक ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, तो आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। अब इतनी बड़ी रकम जो है वो तब आती है जब आपको कोई विरासत में हिस्सा मिला हो, या आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की हो, आपने कोई गाड़ी सेल की हो, आपने कोई गोल्ड सेल किया हो। ठीक है। तो कभी आपने 50 हज़ार डाल दिया, कभी 1 लाख डाल दिया, कभी 2 लाख डाल दिया, फिर उसको चलाएं आप। इस तरह से आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होती है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपका कोई बिज़नेस होगा, तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि अपने अकाउंट को अलग ऑपरेट करते हैं और बिज़नेस को जो अकाउंट होता है उसको अलग ऑपरेट करते हैं। बिज़नेस वाले अकाउंट को वो करंट अकाउंट कह देते हैं, अपना जो सेविंग अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, उसको वो सेविंग अकाउंट कह देते हैं। आप जब कब वीज़ा प्रोसेस करते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप क्या कारोबार करते हैं। आपने अगर कोई छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं तो उसका एनटीएन होना चाहिए, बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान से आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी फर्म प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। उनके पास SCCP का सर्टिफिकेट होता है। कुछ लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप भी ले लेते हैं।
और बैंक स्टेटमेंट भी बिज़नेस की लगाते हैं। अगर एक बंदा, क्योंकि बिज़नेस में कैश का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, कैश का फ़्लो आ रहा है, कैश का फ़्लो जा रहा है। अगर बंदा डायरेक्टर है तो वो डेफिनेटली वही मालिक है, सोल प्रोप्राइटर है या सिंगल मेंबर कंपनी लिमिटेड चला रहा है, तो वो बिज़नेस की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट बड़ी खूबसूरती से मेंटेन की जाती है ताकि वीज़ा ऑफिसर जब आपकी स्टेटमेंट को देखे तो वो आपके वीज़े को रिफ्यूज़ ना करे बैंक स्टेटमेंट की बुनियाद पे। कम से कम आपका वीज़ा बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्ट ना हो। और कोई रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से वो शायद मुतासर नहीं हो रहा आपसे। अब मिसाल के तौर पे कनाडा है या बाकी जो यूएस है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, चलो हम कनाडा की बात कर लेते हैं। अब वीज़ा मोस्टली इसलिए रिफ्यूज़ हो जाता है कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपसे मुतमईन नहीं होता। उसको लगता है कि आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके छुप जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। आपकी जो फैमिली टाइज़ हैं वो कैसे हैं पाकिस्तान में। आप कवर लेटर बड़ा खूबसूरत सा लिखें। कवर लेटर में आप वीज़ा ऑफिसर को इस बात के लिए कायल करें, सर मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में है, मेरे माँ बाप पाकिस्तान में हैं, मेरे बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं, मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में है, मैंने जाना है टूरिज़म के लिए और चंद दिन गुजार के मैं वापस आ जाऊँगा। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है पाकिस्तान में, मुझे वापस आना है। और बैंक स्टेटमेंट भी आपने बड़ी खूबसूरती से मेंटेन करनी है। अगर आप किसी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और कम से कम 3 मिलियन का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अब ये 3 मिलियन जो है क्लोजिंग बैलेंस, ये कैसे आएगा? ये एकदम से तो नहीं आएगा। इसके लिए आपने होमवर्क करना है। 6 महीने की स्टेटमेंट हो, पहले भी आपका कुछ बैलेंस होगा जो कि कैरी फारवर्ड हो रहा होगा। थोड़े थोड़े पैसे उसमें डालें, फिर खर्चे दिखाएं, फिर इनकम दिखाएं, फिर खर्चे दिखाएं। बाज़-औक़ात लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट की होती है, उसका पैसा भी अकाउंट में आता है। जॉब करते हैं, उसका पैसा भी अकाउंट में आता है। कोई आपने गाड़ियाँ किराए पे दी हुई हैं या कोई लोगों को आपने बिज़नेस करवा के दिया हुआ है, वहाँ से जो पैसा आता है वो भी अकाउंट में आता है। बताने का मकसद ये है, अगर आप ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि देखने में फ़ेक लगती है, किसी दोस्त रिश्तेदार से पैसे पकड़े और अकाउंट में डाल दिए फ़ौरी तौर पे और उसके बाद फिर निकाल लिए, तो ये बड़ा ख़तरनाक है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो ये बात साबित करती है कि आपके पास बजट है, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पर आप होटल में रह सकते हैं, आप अपना खाना पीना सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट को आपने दिखाना है। तो बहुत से लोग बस जल्दबाजी में एकदम से बड़ी अमाउंट डालते हैं और वो देखने में फ़ेक लगती है, फिर बाद में वो निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना। प्रॉपर इस पे वर्किंग करें, आपने किस मुल्क में जाना है, वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपकी सैलरी आती होगी। आप सैलरी में से आपने अपने खर्चे भी दिखाने हैं और सेविंग भी दिखानी है। तो कुछ सेविंग आपकी पहले की होगी, कुछ आपने 6 महीनों में करनी है। तो उस तरह से आपने स्टेटमेंट को लेके चलना है। और बहुत से एजेंट्स क्या करते हैं कि वो बल्कि क्लाइंट्स ही उनके पास जाके कहते हैं कि आप हमारी एक फ़ेक स्टेटमेंट बना दें, हमने जी फ़लाँ मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये चीज़ बड़ी नेगेटिव है। अगर आपको फेक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, मैं बड़ी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप का कोई कंट्री है, कनाडा है। याद रखें कि अगर आपको बैन किया जाता है 5 साल के लिए, तो फिर आप बाकी कंट्रीज़ में भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है वो आपस में इंटरलिंक होता है। आपकी जो फ़ाइल होती है वो उनके सिस्टम में आती है, उनको भी समझ में आता है। फेक डॉक्यूमेंट्स की तरफ आपने कभी नहीं जाना। अपना केस आप खुद तैयार करें, अच्छा सा कवर लेटर हो, बैंक स्टेटमेंट हो, ट्रैवल प्लान हो, सोर्स ऑफ इनकम हो, जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, कंपनी से एनओसी चाहिए। अगर जॉब नहीं करते अपना बिजनेस करते हैं तो फिर सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, कम से कम 3 साल की टैक्स रिटर्न्स हों आपकी। ये सारी चीज़ें। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एजुकेट कर सकूं कि बाकायदा प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन की जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।